आज का नया शब्द है केमिस्ट्री, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। और आपने भी देखा होगा कि जब दोस्ती की बात आती है तो दोस्ती में बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी होती है और बॉडी लैंग्वेज देखकर पता चलता है कि दो लोगों के बीच कैसी केमिस्ट्री है। आज व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच इस साल की अब तक की सबसे बड़ी मुलाकात हुई। 78 वर्ष के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने से 4 साल छोटे 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा स्वागत किया कि पूरी दुनिया देखकर हैरान हो गई। इस मुलाकात में दुनिया ने दोस्ती की वो केमिस्ट्री देखी जिसमें सम्मान भी था, भरोसा भी था, अपनापन भी था और सहजता भी थी। जिस तरह से दो पक्के दोस्त एक लंबे अरसे के बाद एक दूसरे से मिलते हुए कहते हैं कि मैंने आपको बहुत याद किया और वो अपनी दोस्ती को कभी भूलते नहीं, बिल्कुल ठीक वैसे ही आज जब राष्ट्रपति ट्रंप ने 5 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया तो उनके पहले शब्द भी यही थे कि मेरे दोस्त, हमने आपको बहुत मिस किया। अंग्रेजी में उन्होंने कहा, वी मिस्ड यू अ लॉट। और इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि आपसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। दोनों नेताओं की आखिरी मुलाकात 5 साल पहले फरवरी 2020 में हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप भारत आए थे और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उन्होंने नमस्ते ट्रंप रैली को संबोधित किया था। और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह मुलाकात ठीक उस कार्यक्रम के बाद हो रही है और अभी 5 साल बीते ही नहीं है। तो जो पुराने दोस्त होते हैं, पक्के दोस्त होते हैं, चाहे वो एक लंबे अंतराल के बाद भी मिलें, वो ऐसे मिलते हैं जैसे कल की बात हो, जैसे इतना लंबा समय बीच में आया ही नहीं है। एक दूसरे का अभिवादन करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का परिचय अपनी नई टीम से करवाया। कहा कि मिलिए मेरी नई टीम से। इसके बाद वो उन्हें उस हॉल में लेकर गए जहां व्हाइट हाउस में आने वाले सभी अतिथियों को अपने अनुभव एक डायरी में लिखने होते हैं। खास बात यह है कि जिस कुर्सी पर प्रधानमंत्री मोदी को बैठना था, उस कुर्सी को राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद बहुत सम्मानपूर्वक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के लिए पीछे खींचा और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस कुर्सी पर बैठकर अपने अनुभव इस डायरी में लिखे। और जब वो ऐसा कर रहे थे तब राष्ट्रपति ट्रंप लगातार उनकी कुर्सी पकड़कर उनके पीछे खड़े हुए थे। शायद ये भी देख रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर इसमें लिख क्या रहे हैं। लेकिन देखिए, बड़ी खूबसूरत तस्वीर है ये, जहां आपको एक दूसरे के प्रति सम्मान नजर आएगा, दोस्ती नजर आएगी। और अगर आपके घर कोई मेहमान आता है तो शायद आप भी अपने दोस्त के साथ, अपने मेहमान के साथ ऐसा ही करते होंगे जैसा राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ किया, पूरा सम्मान। इसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुर्सी से खड़े हुए तब फिर से राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना आभार जताते हुए उनकी कुर्सी को वैसे ही सम्मानपूर्वक पीछे खींचा और दोनों नेताओं के बीच इसके बाद द्विपक्षीय बातचीत शुरू हुई। आज मैंने बातें तो आपको बहुत सारी बताई, लेकिन आपको जो अनुभव है वो तभी आएगा जब खुद आप इन तस्वीरों को देखेंगे। तो पहले आप ये सारी तस्वीरें देखिए और अनुभव कीजिए जैसे आप सब खुद इस समय व्हाइट हाउस में ही हैं। Let's do it again. We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends.
We missed you. We missed you a lot. 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 ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को। सोचिए ये हमारे देश का कितना बड़ा सम्मान है और आज इन तस्वीरों को देखकर हमारे देश के विपक्षी नेता फिर भी शायद बहुत दुखी हो रहे होंगे। 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तब हमारे देश के कई विपक्षी नेताओं ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के इतने ही पक्के दोस्त हैं तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया क्यों नहीं, न्योता क्यों नहीं भेजा। और हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने एक नई कहानी गढ़ी और कहा कि अब यह दोस्ती वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। इस बार डोनाल्ड ट्रंप बदल चुके हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दोस्ती में वैसी बात नहीं है, अब ये वैसी पक्की दोस्ती नहीं है और इस बार डोनाल्ड ट्रंप का एक नया ही रूप देखने को मिलेगा। उस समय इस मुद्दे पर बड़ी राजनीति हुई हमारे देश में, लेकिन आज जब ये तस्वीरें आ रही हैं तो ये सारे विपक्षी नेता चुप हो गए हैं। सोचिए हमारे देश की राजनीति भी कैसी है कि सिर्फ मोदी विरोध के कारण बहुत सारे नेताओं को भारत का यह सम्मान भी शायद अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इन तस्वीरों में उन्हें प्रधानमंत्री मोदी दिख रहे हैं, इसलिए वो इस सम्मान को भी एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। इजराइल, जापान और जॉर्डन के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के चौथे ऐसे नेता हैं जिन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में 1 महीने के अंदर ही उनसे सबसे पहले मुलाकात की है। और इस मुलाकात के 2 बड़े पॉइंट्स थे, एक था दोस्ती का और दूसरा था डिप्लोमेसी का। आप ये भी कह सकते हैं दोस्ती भी है और डील भी है, दोस्ती भी है, व्यापार भी है। और जैसा हमने आपको शुरू में कहा कि दोस्ती तो रहेगी, लेकिन दोनों को यह भी पता है कि धंधा ही सबसे बड़ा धर्म होता है और दोस्ती के साथ, प्यार के साथ व्यापार भी बहुत जरूरी है। वर्ष 2021 में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है आवर जर्नी टुगेदर। आज उन्होंने इस पुस्तक की एक कॉपी प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की, जिसके पहले पन्ने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। और इसकी तस्वीरें आज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह देखिए, इस तरह का एक नोट लिखकर राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। और इस पुस्तक में राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत सारी तस्वीरें हैं इसमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच की। और आज राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी बताया कि वर्ष 2019 में जब अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी का कार्यक्रम हुआ था और वर्ष 2020 में जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप नाम का कार्यक्रम हुआ, उस समय के अनुभवों और तस्वीरों को भी उन्होंने अपनी इस पुस्तक में छापा है। और आज जब वो ये पुस्तक प्रधानमंत्री मोदी को भेंट कर रहे थे तब उन्होंने मीडिया को भी अपनी इस किताब के बारे में बताया। और इस किताब में एक अच्छा खासा अंश भारत की तस्वीरों के बारे में है, भारत यात्रा के बारे में है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी तस्वीरें भी इस पुस्तक में हैं। देखिए आप। Thank you. Thank you. Thank you. So this is for you. Say something. You are great. So you can say that. Thank you. Thank you. Thank you. So this is for you. Say something. You are great. So you can say that. Thank you. Thank you. Thank you. So this is for you. Say something. You are great. So you can say that. Thank you. Thank you. Thank you. तो कह रहे हैं कि यह पुस्तक आपके लिए है और इस पुस्तक में मैंने लिखा है कि आप महान हैं।
और ये पुस्तक के पहले पन्ने पर ही उन्होंने अपने ऑटोग्राफ के साथ प्रधानमंत्री मोदी को ये लिख कर दिया है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट। आज राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में जो शब्द सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ वो था दोस्त और दोस्ती। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके दोस्त होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी है। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी उनसे भी ज्यादा सख्त और बेहतर नेगोशिएटर है, नेगोशिएट करने वाले नेता हैं और इसमें प्रधानमंत्री मोदी का कोई मुकाबला नहीं। यानी वो ये कह रहे हैं कि ही इज अ मच टफर नेगोशिएटर देन मी। पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप जब मोल भाव करने पर उतरते हैं, जब नेगोशिएट करने पर उतरते हैं, तब उनसे बेहतर कोई और नहीं। लेकिन जिसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बेहतरीन नेगोशिएटर मानती है, वो नेता यह कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी मुझसे भी बेहतर नेगोशिएटर है, मुझसे भी ज्यादा बेहतर मोल भाव करना जानते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप से दोबारा मिलकर बेहद खुशी हुई है और उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और भारत के मिलने से 1 और 1 2 नहीं बल्कि 11 बनते हैं। ये जो दोस्ती है दोनों की, ये 1 और 1 वाली नहीं है, ये 1 और 1 11 वाली दोस्ती है। इसलिए पूरा जो फोकस है इन तस्वीरों में भी, बातचीत में भी और केमिस्ट्री अगर आप देखेंगे, एक दूसरे से जो बातचीत हो रही है वो देखेंगे, उस सब में पूरा फोकस है दोस्ती पर, जैसे दो पुराने दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं। अब आप दोनों नेताओं के बयानों से यह समझिए कि जब औपचारिक और व्यक्तिगत संबंधों का मिश्रण होता है तब यह केमिस्ट्री दो देशों के रिश्तों को कितनी ऊंचाई पर ले जाती है। लेकिन यह बात याद रखिएगा आप कि ये दोनों दोस्त जरूर है, इनकी एक व्यक्तिगत केमिस्ट्री जरूर है, लेकिन ये अपने अपने देश के नेता भी हैं। इनके ऊपर एक और जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी सिर्फ दोस्ती निभाने की जिम्मेदारी नहीं है। दोस्त तो ये हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई भी नेता अपने देश को लेकर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, अपने देश के हितों को लेकर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए दोनों के लिए चुनौती यह है कि इनकी दोस्ती बनी रहे, लेकिन साथ साथ इनके देश का भला भी होता रहे। अपने देश का बुरा करके, अपने देश का नुकसान करके इन दोनों में से कोई भी अपनी दोस्ती को पक्का नहीं करेगा। We missed you. We missed you a lot. He's doing a great job in India. Everybody talks about it. He's doing a really fantastic job. A great leader. Great leader. It's a great honor to have Prime Minister Modi of India. He is a great friend of mine for a long time. We've had a wonderful relationship. Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? मैं मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप को मेरे शानदार स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति ट्रंप के पहले 4 वर्ष का मेरा जो अनुभव था, जो गर्मजोशी थी, जो उत्साह था, जो विश्वास था, वही गर्मजोशी, वही उत्साह, वही विश्वास के साथ हम फिर एक बार साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है, और ये 11 की तख्ती, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। मैं आपके इस भव्य विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। You're smart. It's really an honor to see you, and you have been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. Thank you. Thank you very much. और अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का व्हाइट हाउस में
दोबारा स्वागत करने पर बहुत खुश हूं, उन्होंने ऐसा लिखा है। और उन्होंने लिखा है कि देयर इज ट्रूली अ स्पेशल बॉन्ड बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इन दोनों के बीच जो दोस्ती है, दोनों के बीच जो रिश्ता है, वो बहुत ही स्पेशल है, वो बहुत ही खास है। और ये वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है व्हाइट हाउस की तरफ से, देखिए आप। तो ये जो मुलाकात आपने देखी, अब इस मुलाकात में क्या हुआ ये समझिए। इस मुलाकात के केंद्र में आज 5T थे, 5T। पहला तारीफ, दूसरा टैरिफ, तीसरा तहव्वुर राणा, चौथा टेररिज्म और पांचवां ट्रेड रूट। इसमें तारीफ तो हम आपको पहले ही बहुत दिखा चुके, कितनी तारीफें हैं, दोनों तरफ से तारीफ ही तारीफ है। मतलब इतना ज्यादा मीठा है इस वीडियो में कि आप देखेंगे दोनों नेता लगातार एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, लगातार एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन इस तारीफ के साथ आज दुनिया में एक और शब्द ट्रेंड कर रहा है और वो शब्द है टैरिफ। तो तारीफ तो बहुत हो गई, उसके बाद ये दोनों बैठे टैरिफ पर बात करने के लिए। और आज इस मुलाकात से सिर्फ 2 घंटे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि अमेरिका दुनिया के लिए एक रेसिप्रोकल टैरिफ की व्यवस्था को लागू कर रहा है, जो भारत के लिए एक बुरी खबर है। यानी मिलने से पहले ही, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी चालाकी से एक घोषणा कर दी। रेसिप्रोकल टैरिफ को टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा टैक्स भी आप कह सकते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जो देश अमेरिका पर जितना टैक्स लगाएगा, अमेरिका भी उस देश के सामान पर उतना ही टैक्स लगाएगा। उदाहरण के लिए, अगर भारत अमेरिका में बने सामान पर अपने देश में 70% टैक्स लगाता है, तो अमेरिका भी भारत में बने सामान पर अपने देश में 70% टैक्स लगाएगा। आप 70% टैक्स लगाएंगे तो हम भी 70% ही लगाएंगे। आप 50 लगाएंगे तो हम भी 50% टैक्स लगाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले से वो देश सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे जो अमेरिका में बने सामान पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं, और इनमें भारत भी है। भारत का औसतन टैरिफ रेट 14% था, जो अब भी 10% से नीचे नहीं आया है, और भारत अमेरिका में बने सामान पर अब भी अधिकतम 70% टैक्स लगा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स को इसलिए लागू किया क्योंकि वो अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना चाहते हैं, जो इस समय 86 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। इनमें भी अमेरिका को 2 लाख करोड़ रुपए का व्यापार घाटा अकेले भारत के साथ हुआ है। तो भारत का भी एक बड़ा शेयर है इसमें। अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच अमेरिका ने भारत को 2,48,000 करोड़ रुपए का सामान बेचा, यानी निर्यात किया, जबकि इसी दौरान भारत ने अमेरिका को 4,42,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया, और इससे भारत को इस व्यापार में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। यानी अमेरिका जितना पैसे का सामान हमें बेच रहा है, हम उससे लगभग दुगने पैसे का सामान अमेरिका में बेच रहे हैं। हालांकि अमेरिका को यह व्यापार घाटा सिर्फ भारत के साथ ही नहीं हो रहा। भारत के साथ होने वाला यह व्यापार घाटा अमेरिका के कुल व्यापार घाटे का सिर्फ 2.3% है, और बाकी का 97.7% व्यापार घाटा दूसरे देशों से हो रहा है। इसलिए यह कहना कि सिर्फ भारत की वजह से ही राष्ट्रपति ट्रंप ने यह फैसला लिया है, तो यह बात बिल्कुल गलत होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह फैसला सभी देशों के लिए बराबरी से लागू किया है, और इसे सिर्फ एक देश के खिलाफ नहीं माना जा सकता। लेकिन यह बात भी है कि उन्होंने अपना एक फैसला लिया, एक नीति बनाई जो पूरी दुनिया में हर देश पर लागू होगी, और उस लिस्ट में भारत भी अपवाद नहीं है।
यानी अगर वो बहुत पक्के दोस्त होते तो भारत को एक अपवाद के तौर पर भी देख सकते थे, भारत को कुछ डिस्काउंट दे सकते थे, लेकिन उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जो यूनिफॉर्म पॉलिसी है, जो हर देश पर बराबरी से लागू होगी, जिसमें वो बहुत फेयर दिखना चाहते हैं, सबके साथ न्याय करना चाहते हैं, और उसमें भारत भी है। अब भारत के लिए चुनौती है कि इस फैसले से अमेरिका में निर्यात होने वाले भारतीय सामान अब महंगे हो जाएंगे और इससे भारतीय कंपनियों को बड़े नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि जैसे ही एक सामान अगर भारत का 100 रुपए में वहां बिक रहा है तो अब उसकी जो कीमत है वो 150 रुपए हो जाएगी, और जैसे ही वो सामान महंगा होगा उसकी बिक्री पर असर पड़ेगा, और बिक्री पर असर पड़ेगा तो इसका मतलब वो जो कंपनी है उस पर भी इसका असर पड़ेगा और भारत पर भी असर पड़ेगा। और इसलिए अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत अमेरिका की कंपनियों के लिए टैरिफ की दरों को अब और कम करेगा, और अगर भारत ने ऐसा किया तो सरकार अमेरिका के उत्पादों से भारत की लोकल इंडस्ट्री को कैसे बचाएगी। उदाहरण के लिए अगर इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला की गाड़ियां भारत में 20 से 25 लाख रुपए में बिकने लगी, तो जो कंपनियां भारत की हैं और भारत में अपनी गाड़ियों को बेच रही हैं, भारत में अपनी गाड़ियों का उत्पादन करती हैं, बनाती भी हैं और बेचती भी हैं, और जिनसे भारत के लोगों को रोजगार भी मिलता है, उन कंपनियों का बचाव कैसे होगा, ये अब भारत की सरकार को सोचना होगा। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। और देखिए यह होता क्यों है। भारत की सरकार अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए विदेशी सामान पर अतिरिक्त टैक्स लगाती है। यानी अगर भारत में बनी एक कार 10 लाख रुपए में यहां पर बिक रही है, वैसी ही उसी प्रकार की अगर विदेशी कार जो कि विदेश में बनी हुई है अगर भारत में आकर बिकती है तो उस पर टैक्स के साथ जो उसकी कीमत है वो लगभग 20 लाख रुपए हो जाती है। और भारत के जो लोग हैं वो 20 लाख रुपए में उस विदेशी कार को खरीदने की बजाय 10 लाख रुपए में मेड इन इंडिया कार को खरीदते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर उतने ही पैसे में, अगर उसी 10 लाख रुपए में अमेरिका में बनी गाड़ियां या दूसरे देशों में, जर्मनी में बनी गाड़ियां भी यहां पर बिकने लगे और टेस्ला भी अगर आपको यहां 10 या 20 लाख रुपए में मिलने लगे और उस टेस्ला की कीमत भी भारत में बनी गाड़ियों के बराबर हो जाए, तो फिर शायद भारत के लोग टेस्ला खरीदने लगेंगे और भारत की गाड़ियों को खरीदार मिलने बंद हो जाएंगे। इसलिए भारत के अपने उद्योग को बचाना भी भारत सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस मुलाकात में टैरिफ के बारे में तो बात हुई, लेकिन साथ ही आतंकवादी तहव्वुर राणा पर भी एक बड़ा फैसला हो गया और अमेरिका ने इस आतंकवादी को अब भारत को सौंपने पर अपनी सहमति जता दी है। तहव्वुर राणा, आपको याद होगा, पाकिस्तान की सेना का वही मिलिट्री डॉक्टर है जिसने आज से 17 वर्ष पहले मुंबई के 26/11 हमले की साजिश रची थी और 17 साल से भारत को इस आतंकवादी की तलाश है। और अमेरिका ने इसे आज से 16 साल पहले वर्ष 2009 में गिरफ्तार किया था। यानी इस फैसले पर तालियां जो बजाई जा रही हैं वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि अमेरिका ने इस आतंकवादी को भारत को सौंपने में 16 साल लगा दिए। अब आप ये देखिए कि 16 साल के बाद इस आतंकवादी को जब हम ले भी आएंगे तो हमें क्या बताएगा। बड़ी बात यह है, अजमल कसाब के बाद तहव्वुर राणा दूसरा आतंकवादी होगा जिसे हमारे देश की अदालतें 26/11 के हमले के लिए सजा दे पाएंगी। आज राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका और भारत इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मिलकर पूरी ताकत से लड़ेंगे। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया। भारत की अदालतें उचित कार्रवाई करेंगी। अमेरिका ने
इस आतंकवादी को हमें सौंपने का फैसला तो कर लिया, लेकिन आप खुद सोचिए, यह घटना हमारे देश में आज से 17 साल पहले हुई थी, मुंबई में जब आतंकवादी हमला हुआ था। 17 साल के बाद यह आतंकवादी हमें मिलेगा, हमारी सुरक्षा एजेंसियां इससे पूछताछ करेंगी, हमारी अदालतें इस पर मुकदमा चलाएंगी। मुकदमा चलने में और 5-10 साल लग जाएंगे, तब तक 17 साल के बाद शायद 27 साल बीत चुके हों। और आज अगर इससे पूछताछ भी होती है, कुछ जानकारी भी इससे अगर हम ले पाएंगे, तो वो जानकारी हमारे किस काम की होगी, क्योंकि 17 साल में तो सब कुछ बदल चुका है, बहुत पानी बह चुका है। ये अगर किसी का नाम भी लेगा अपने साथ, हो सकता है उनमें से न जाने कितने लोग तो आज इस दुनिया में भी नहीं होंगे। तो 17 साल के बाद अपने इस गुनाहगार को यहां पर लाना बधाई देने के लिए तो अच्छा है, तालियां बजाने के लिए अच्छा है, लेकिन अब भारत को इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। यह भी बात उतनी ही सही है। और अमेरिका को अपनी गिरेबान में भी झांकना होगा कि अमेरिका ने इस आतंकवादी को हमें सौंपने में 16 साल कैसे लगा दिए, और अब यह आ तो जाएगा, पर असल में यह हमारे किसी काम का नहीं। आज वैसे भी वैलेंटाइंस डे है, और वैलेंटाइंस डे पर आप सोच सकते हैं कि यह राष्ट्रपति ट्रंप का भारत को शायद सबसे बड़ा गिफ्ट का ऑफर है जो वो आज के दिन भारत को देना चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो भारत को अमेरिका का सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान देना चाहते हैं, जिसे F-35 फाइटर जेट कहते हैं। और ये 5th जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, 5th जनरेशन फाइटर जेट है। इस समय भारत के पूरे बेड़े में 5th जनरेशन का एक भी फाइटर जेट नहीं है, हमारे पास है ही नहीं। और हमने फ्रांस से जो राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे, वो भी 4.5 जनरेशन के हैं, 5th जनरेशन के नहीं है। दुनिया ऐसे विमानों को स्टेल्थ फाइटर जेट्स भी कहती है, जो 2 वजहों से बहुत खास होते हैं। और ये जो F-35 है, ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। अब आप सोचेंगे ये स्टेल्थ क्या होता है, तो अब आपको बताते हैं कि स्टेल्थ किस फीचर को कहते हैं। ये दुश्मन देशों के रडार से बचने में सक्षम होते हैं। तो बड़ी बात यह होती है कि जब फाइटर जेट दुश्मन देश की सीमा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो उनकी रडार इन लड़ाकू विमानों को पकड़ लेती है और इन पर हमला करती है, इन्हें मार भी गिरा सकती है। बड़ी चुनौती यह होती है कि आप दुश्मन देश की सीमा में गए, लेकिन रडार उस फाइटर जेट को पकड़ ना पाए। और ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, ये इन्हें सक्षम बनाती है कि अगर ये दुश्मन देश की सीमा में प्रवेश भी कर गए, तो रडार इन्हें पकड़ नहीं पाता। और ये इसलिए एक बहुत ही निर्णायक टेक्नोलॉजी होती है, इसीलिए इसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहते हैं। और दूसरा, इस तरह के जो विमान होते हैं, जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स होते हैं, वो चोरी छिपे हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आपको याद होगा, भारत ने पाकिस्तान पर एक हमला किया था अपनी एयरफोर्स के जरिए। उस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं, उसमें ऐसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स बहुत काम आते हैं। और इन्हें इस तरीके से डिजाइन किया जाता है जिससे इनकी ध्वनि या इनका शोर बहुत कम हो जाता है, और इसके कारण डिफेंस सिस्टम भी ऐसे फाइटर जेट्स को तमाम तरह के जो रेडार हैं और जो दूसरे जो चीजें हैं जो ऐसे फाइटर जेट्स को पकड़ सकती हैं, वो भी इन्हें पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। इस समय भारत के पास जो सबसे आधुनिक फाइटर जेट है, वो है रफाल। लेकिन रफाल में भी ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है। दुनिया में सिर्फ 3 ही देश ऐसे हैं जो इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लड़ाकू विमानों को अभी तक बना पाए हैं। इनमें अमेरिका के पास F-37 है, रशिया के पास Su-57 है, और चीन के पास चेंगडू J-20 नाम का फाइटर जेट है। और ये तीनों ही स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं। इनमें भी अमेरिका के F-35 का सक्सेस रेट सबसे ज्यादा माना जाता है, सबसे ज्यादा सफल माना जाता है ये, जो 80 से 90% के बीच हो सकता है। अमेरिका में जो कंपनी इस लड़ाकू विमान का निर्माण करती है, उसका नाम है लॉकहीड मार्टिन। हालांकि यह कंपनी उन्हीं देशों को यह फाइटर जेट बेच सकती है जिनके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति स्वयं अपनी मंजूरी देते हैं। तो बड़ी बात को समझिए, यह जो कंपनी है, कहने को तो ये एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन यह कंपनी अपना यह फाइटर जेट ऐसे ही हर किसी देश को नहीं बेच सकती। इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति का अप्रूवल चाहिए, और जब अमेरिका का राष्ट्रपति और सरकार अप्रूव करते हैं,
तभी ये विमान किसी दूसरे देश को बेचे जा सकते हैं। अमेरिका की अब तक की नीति यह थी कि वो इन लड़ाकू विमानों को ज्यादातर नेटो देशों को ही बेचता था, और नेटो आप जानते हैं वो सैन्य संगठन है जिसमें शामिल सभी देश एक दूसरे की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। नेटो के संगठन में कुल मिलाकर 32 देश हैं, जिनमें से 20 देशों को अमेरिका ने ये F-35 फाइटर जेट दिया है। लेकिन यह पहली बार है जब उसने एक गैर नेटो देश भारत को इस फाइटर जेट को खरीदने का इस प्रकार का एक ऑफर दिया है। कुछ समय पहले नेटो का सदस्य देश तुर्की भी अमेरिका से इस F-35 लड़ाकू विमान को खरीदना चाहता था, लेकिन जब तुर्की ने रशिया के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की डील कर ली, तो अमेरिका ने उसे F-35 बेचने से इनकार कर दिया। तो यह भी आप देखिए, अगर कोई देश रशिया से S-400 जैसा डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है तो फिर अमेरिका उसे F-35 नहीं बेचता। तुर्की के साथ उसने यही किया। जैसे ही तुर्की ने रशिया से S-400 खरीदा डिफेंस सिस्टम, अमेरिका ने यह डील कैंसिल कर दी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत भी रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद चुका है पहले ही। ऐसा नहीं कि खरीदने वाला है, पहले ही खरीद चुका है, डिप्लॉय कर चुका है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका भारत को F-35 बेचने के लिए तैयार है। और आज राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि भारत रशिया का S-400 डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करते हुए भी अमेरिका से इन लड़ाकू विमानों को खरीदे, यानी भारत अमेरिका से S-400 डिफेंस सिस्टम भी खरीदता रहे और अमेरिका से F-35 विमान भी खरीदता रहे। यह एक ऐसी चीज हुई है जो दुनिया ने इससे पहले कभी कल्पना नहीं की थी। यहां भारत के लिए अच्छी बात है कि अब हमारे पास एक नहीं बल्कि दो ऑफर है 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने के, जिनमें एक ऑफर अमेरिका का है F-35 का, और दूसरा ऑफर हमारे पास पहले ही रशिया से आ चुका है, और वो ऑफर है Su-57 का। क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत को अपना लेटेस्ट Su-57 फाइटर जेट बेचना चाहते हैं, और यह फाइटर जेट इसी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित है, और यह भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। अब आप यह देखिए कि अमेरिका और रशिया के इन फाइटर जेट्स में क्या अंतर है और इनमें बेहतर कौन है, यानी भारत को क्या करना चाहिए। भारत को F-35 खरीदना चाहिए या Su-57 खरीदना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी के दोनों ही दोस्त हैं। अपने आप को जरा उस स्थिति में रखकर देखिए, आपके दोनों ही दोस्त हैं। व्लादिमीर पुतिन भी उनके दोस्त हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी उनके दोस्त हैं, लेकिन ट्रंप और पुतिन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। अब भारत कौन सा फाइटर जेट खरीदे? तो पहली बात यह है कि अमेरिका के फाइटर जेट F-35 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रशिया के Su-57 से बेहतर मानी जाती है। उसका सक्सेस रेट Su-57 से बेहतर माना जाता है। F-35 की अधिकतम रफ्तार 1931 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है, और अमेरिका ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के लिए इस फाइटर जेट के अलग अलग वेरिएंट्स बनाए हैं। इसके अलावा यह फाइटर जेट छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकता है और वर्टिकल लैंडिंग यानी हेलीकॉप्टर की तरह सीधे जमीन पर लैंड कर सकता है। आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर जो है वो सीधे जमीन पर लैंड करता है। यह विमान भी हेलीकॉप्टर की तरह रनवे पर जाने की बजाय सीधे जमीन पर लैंड कर सकता है, और यह दुनिया का इकलौता 5th जनरेशन फाइटर जेट है जिससे न्यूक्लियर मिसाइल्स भी दागी जा सकती है। तो यह तो F-35 की बात है। दूसरी तरफ रशिया के Su-57 की खासियत यह है कि वो हवा और जमीन दोनों ठिकानों पर एक साथ हमला कर सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2136 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो F-35 से करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। इसकी मारक क्षमता भी 1900 किलोमीटर है, जो F-35 से ज्यादा है, और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांस्ड सिस्टम से भी लैस है, जो युद्ध के दौरान हथियारों के इस्तेमाल का चयन अपने आप कर लेता है, और लड़ाई के समय कब और कौन सा हथियार चलाना है, इस्तेमाल करना है, ये AI इस विमान को बनाता है। यानी ये जो विमान है इसका सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा F-35 की जो कीमत है वो 693 करोड़ रुपए से लेकर 867 करोड़ रुपए है एक फाइटर जेट की, और यह दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट है।
जबकि रशिया के Su-57 की कीमत 303 करोड़ रुपए से लेकर 346 करोड़ रुपए है, जिसका मतलब यह है कि भारत एक F-35 की कीमत में रशिया से 2 Su-57 फाइटर जेट्स खरीद सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत अमेरिका से F-35 खरीदता है तो ये विमान अमेरिका में ही बनाए जाएंगे और भारत इन्हें अमेरिका से इंपोर्ट करेगा। लेकिन अगर हम रशिया से Su-57 खरीदते हैं तो रशिया का ऑफर है कि वो इन विमानों को भारत में ही बनाएगा, यानी इन विमानों की फैक्ट्री भारत में लगेगी और भारत में ही इन विमानों को सर्विसिंग भी मिलेगी। और इसीलिए भारत ने आज कहा है कि उसने अब तक राष्ट्रपति ट्रंप के ऑफर को स्वीकार नहीं किया है और यह अब भी सिर्फ एक प्रस्ताव है। लेकिन इन दोनों में जो अंतर है वो भी भारत को देखना होगा। एक और बड़ा अंतर इन दोनों विमानों में यह है कि F-35 जो है वो सिंगल इंजन विमान है और Su-57 डबल इंजन फाइटर जेट है और ये उसे कई युद्ध के क्षेत्रों में ज्यादा डिपेंडेबल बनाता है। एक और बड़ी बात यह है कि भारत की जो रिक्वायरमेंट है एक फाइटर जेट से को लेकर वो किस प्रकार की है। भारत अपनी रक्षा करना चाहता है या भारत अटैक करना चाहता है, यह भी एक जो है एक बड़ा सवाल है। F-35 को अगर आप देखेंगे तो F-35 इसलिए बनाया गया है ताकि वो दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर वहां पर हमला कर सके, यानी ये एक हमलावर एयरक्राफ्ट है। और Su-57 इस प्रकार से बनाया गया है कि वो आत्मरक्षा कर सके, अपने किले की रक्षा कर सके और वो अपने ऊपर किसी भी हमलावर को नष्ट कर सके। तो दोनों का जो एक स्वभाव है उसे भी आपको यहां पर देखना होगा। अगर भारत अग्रेशन चाहता है, अगर भारत अटैक मोड में आना चाहता है तो F-35 बेहतर विमान है, लेकिन अगर भारत अपनी रक्षा करना चाहता है तो शायद Su-57। दूसरा यह है कि आसान शर्तें कौन दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप F-35 बेचना तो चाहते हैं लेकिन बहुत ही महंगे दाम पर और आसान शर्तों के साथ तो बिल्कुल नहीं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन आसान शर्तों के साथ Su-57 दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत में ही फैक्ट्री भी लगा लीजिए, कुछ हद तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो जाएगा और आप अपने देश में बनाइए और आपको इस विमान की जो सर्विस है वो भी भारत में ही मिलती रहेगी। लेकिन Su-57 अभी सिर्फ एक प्रोटोटाइप है, यह भी हमें याद रखना होगा। आज की मुलाकात का एक और बड़ा मुद्दा था भारत के अवैध प्रवासियों का अमेरिका से निर्वासन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो भारतीय गैर कानूनी और अवैध तरीके से अमेरिका की सीमा में दाखिल हुए हैं उन्हें सत्यापन कराने के बाद भारत अमेरिका से वापस लेने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद अमेरिका ने अपने मिलिट्री विमान से 15 फरवरी और उसके बाद 16 फरवरी को 200 से ज्यादा अवैध प्रवासियों को भारत डिपोर्ट करने का फैसला किया है और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। अमेरिका का कहना है कि उसने पहले चरण में लगभग 18,000 अवैध प्रवासियों की पहचान की है जिन्हें वो भारत वापस भेजेगा और इसके बाद अमेरिका में रह रहे ऐसे 7 लाख भारतीयों को निर्वासित किया जाएगा। और भारत ने इन लोगों के निर्वासन को स्वीकार कर लिया है और भारत का कहना यही है कि वो घुसपैठ के खिलाफ है और अवैध प्रवास का समर्थन नहीं करता। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस मत के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। इसके अलावा एक और ऐसी मुलाकात है जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है
और वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष सलाहकार और दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति इलॉन मस्क से भी मुलाकात की। और आज इन तस्वीरों की चर्चा भी दुनिया में हो रही है क्योंकि इसमें कुछ खास है। इन तस्वीरों में इलॉन मस्क और उनके 3 बच्चे नजर आ रहे हैं और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब ये मुलाकात हुई तब इलॉन मस्क के ये बच्चे उसी कमरे में बैठकर जमीन पर खेल रहे थे जहां प्रधानमंत्री मोदी और इलॉन मस्क की मुलाकात हो रही थी। तो आप इन तस्वीरों को पहले देखिए, मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं। इलॉन मस्क आए हैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए और साथ में अपने बच्चों को भी लाए हैं। तो इलॉन मस्क ने अब एक नई तरह की राजनीति शुरू की है। आप ये तो जानते हैं कि वो एक बहुत मशहूर और सफल उद्योगपति हैं, लेकिन अब वो राजनीति में भी आ गए हैं और राजनीति भी उनकी एक अलग किस्म की है। जब वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए जाते हैं तो उनके ओवल ऑफिस में वो अपने बेटे को लेकर गए। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उनका बेटा लगातार उनके आसपास खेल रहा था, उनके कंधे पर चढ़ रहा था। अब वो प्रधानमंत्री मोदी से भी जब मिलने के लिए आए हैं तब भी वो अपने छोटे बच्चों को साथ में लेकर गए हैं। ये ओवल ऑफिस में देखिए जो हो रहा था, ये एक नए प्रकार की एक इनफॉर्मल राजनीति है जिसमें घनिष्ठता और ज्यादा बढ़ती है। आप अपने परिवार से और आप अपने बच्चों से किसी को कब मिलवाते हैं? जब वो व्यक्ति आपके बहुत करीब होता है, जब आपके जो रिश्ते हैं बहुत करीबी होते हैं। और उन रिश्तों को इनफॉर्मल बनाने के लिए, करीबी बनाने के लिए इलॉन मस्क ने ये नई शुरुआत की है और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और आप देखिए क्या हो सकता है अब आने वाले समय में दुनिया के बड़े बड़े नेता अपनी अहम बैठकों के लिए अपने परिवार या अपने छोटे बच्चों को अपने साथ ले जाना शुरू कर दें। रिश्ता उसी के साथ रखिए जो आपकी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोशी के पीछे की आवाज को समझ सके।